आज के क्लास में हम लोग अपने क्लास 7 के अंदर मैथ में एक और नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। इसके पहले हम लोगों ने कई सारे अलग अलग प्रकार के चैप्टर्स को कंप्लीट कर रखा है। उसी प्रकार का एक और चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर में भी हम लोग ठीक उसी तरीके से चलेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने इतने सारे मैथ के अलग अलग चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। मतलब तरीका हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग समझेंगे, है ना। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे, उसका क्या मतलब है और उसको समझना सबसे पहले क्लास में जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आगे चल के वो वर्ड आपको परेशान ना करे, है ना। मतलब बेसिकली कहने का है कि एक इंट्रोडक्शन, बढ़िया इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पहले आपको समझना है, जो कि हम लोग आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे। और कल वाले क्वेश्चन से हम लोग मतलब कल वाले क्लास से हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज के क्लास में इस चैप्टर का मतलब समझना जरूरी है। आपको ये समझ में पहले आना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, फिर समझ में आएगा कि एक्चुअली में हम लोग पढ़ना क्या हम लोगों को। यदि आपको समझ ही नहीं आएगा कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, आप कितना भी सवाल बना लो, उसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आपने सवाल बनाया, आपने आंसर भी निकाल दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो एक तरीके से याद नहीं करना है, चीजों को हम लोग समझ के आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्लास 7 के मैथ में एक और नया चैप्टर का नाम पेरीमीटर एंड एरिया। तो शुरू करेंगे, लेकिन आपको कम से कम 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। मतलब पेरीमीटर और एरिया को समझने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ में आ पाएगा। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझना बहुत जरूरी हो गया है और है भी, होना भी चाहिए। इसमें आपको 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि सर हाँ ये तो हम पहले से जानते हैं और हमने शायद कहीं पे उसको बताया भी होगा, तो वो अच्छा बात है। नहीं जानते हैं तो आप सीखेंगे, हल्का फुल्का जानते हैं तो आपका एक प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ। समझते चलिएगा ध्यान से, कहीं पे कोई डाउट रहेगा तो पूछते चलिएगा और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। सबसे पहला हम लोग जो इसमें समझेंगे वो समझेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, कोई बता सकता है लाइन सेगमेंट क्या है? ये हमने कई बार आपको क्लास में बताया भी है। लाइन सेगमेंट क्या होता है बताइए। जब भी हमने लाइन सेगमेंट बताया होगा आपको 3 चीज बताया होगा हमने। पहला हमने लाइन सेगमेंट बताया होगा, फिर हमने रे बताया होगा, फिर लाइन बताया होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है, चैप्टर में कई बार मिलेगा। बताइए। बस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही चीज है हमारा। तो आइए शुरू भी हम लोग करते चलते हैं। डेफिनेशन पे नहीं चलेंगे क्योंकि हमने आपको बार बार बोला है मैथ में डेफिनेशन जरूरी नहीं है, मैथ में जरूरी क्या है, कॉन्सेप्ट। तो वो आपको समझ में आना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा स्ट्रेट खींचा है लाइन, ठीक है। इसका ना 2 एंड पॉइंट होगा, एक यहाँ पे पॉइंट होगा और एक यहाँ पे पॉइंट होगा। इसका कुछ आप नाम दे सकते हैं, सपोज ए और बी। तो इस प्रकार के लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जिसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इसका 2 एंड पॉइंट होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी पी क्यू एक्स वाई सी डी ई एफ, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। एंड पॉइंट का मतलब हो गया कि ना ही आप इस पॉइंट को इधर बढ़ा सकते हैं ना ही आप इसको घटा सकते हैं। उसी तरीके से इस पॉइंट को ना ही आप बढ़ा सकते हैं ना ही आप इसको घटा सकते हैं। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, समझिएगा ध्यान से। मतलब इस प्रकार का लाइन रहे और इसका 2 एंड पॉइंट रहे, एक इधर और एक इधर, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब एक जरा मेरा बात समझिए पहले, क्योंकि आप इस लाइन को ना ही घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं, आपने जितना एक बार ड्रॉ कर दिया वो उतना ही रहेगा। तो क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं, मतलब इसको नाप सकते हैं क्या हम? बिल्कुल नाप सकते हैं। स्केल उठाएंगे और इसको हम ऐसे रख के नाप लेंगे, है कि नहीं, मेजर कर लेंगे। तो इस लाइन सेगमेंट का ना कुछ खूबी होता है। खूबी क्या है इसमें, हम लोग पहला चीज जो समझेंगे वो समझेंगे कि इट कैन बी मेजर, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं।
मतलब इसका दो एंड पॉइंट है ए और बी, इसको ना ही घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं, तो हम इसको स्केल से मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और समझिए, ये जो आपने यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिखा है, जो ड्रॉ किया है, इसको लिखने का ना एक तरीका भी होता है। इतना बड़े के बदले आप यहाँ पे लिखिए ए बी और इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बना दीजिए बस। तो यदि कहीं पे आप ये लिख देते हैं ए बी और उसके ऊपर एक छोटा सा लाइन सेगमेंट, तो टीचर समझ जाते हैं कि बच्चा किसके बारे में बात कर रहा है। एक लंबा सा लाइन रहा होगा, उसका दो एंड पॉइंट रहा होगा, उसी का नाम है ए बी। मतलब इतने बड़े लाइन सेगमेंट को हम लोग शॉर्ट में कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से डिनोट करेंगे। ए बी हमने लिखा और उसके ऊपर हम इस तरीके से कर देंगे। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी ए लिख के आप इसको ऐसे कर दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, दोनों तरफ एंड पॉइंट है। तो इसको लिखने का तरीका ये हो गया। चलिए अब बताइए लाइन सेगमेंट में कोई दिक्कत? तो लाइन सेगमेंट के बारे में आपसे कोई भी पूछे सिंपल सा, तो बताना है आपको कि इस प्रकार का जो पैटर्न है बेसिकली आप कैसे बताइए कि जिसमें दो एंड पॉइंट हो, जिसको आप ना ही इधर बढ़ा सकते हैं ना इधर बढ़ा सकते हैं, ना ही इधर घटा सकते हैं ना ही इधर घटा सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्या इसको मेजर किया जा सकता है? हाँ, इसको मेजर किया जा सकता है, यानी कि हम इसको नाप सकते हैं। इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, या तो ए बी आप लिख के ऐसे दे दो ऊपर में छोटा सा लाइन सेगमेंट, या फिर बी ए लिख के इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला इंपॉर्टेंट टर्म। दूसरा है रे, आर ए वाई, रे। रे क्या है भाई, चलो इसके बारे में समझते हैं। रे का एग्जाम्पल हमारे सामने है कुछ ऐसा, एक तरफ इस तरीके से। ठीक, इसका भी दो पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, यहां पे रखा हमने ए और यहां पे हमने रखा बी। अब इसको समझिए, पहले रुक जाइए और समझिए इसको ध्यान से। पहले देखो, इसमें आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ हमारा एंड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, ना ही आप बढ़ा सकते हैं ना ही आप उसको घटा सकते हैं। लेकिन आप इसको देखो, इसको हम लोग कहते हैं रे, क्या बोलेंगे इसको, रे। इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इसका एक पॉइंट क्या है, फिक्स है, ये वाला। लेकिन ये वाला जो है हमारा, ये इधर एरो दिया हुआ है, मतलब हम केवल और केवल इसको ही बढ़ा सकते हैं। कहां तक बढ़ा सकते हैं? जहां तक चाहे वहां तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या इसको इधर हम बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया, यही लास्ट है। इधर हम कर सकते हैं। अब ये जो बी हमने लिखा है, इसको पॉइंट मत समझिएगा, बस इसको नाम देने के लिए हमने यहाँ पे ए और बी लिखा है। पॉइंट तो हमारा केवल यहाँ पे है। क्या बी पे पॉइंट है कोई? बिल्कुल भी नहीं। यदि मतलब बी पे कोई पॉइंट नहीं है, बस हमने इसको नाम रखने के लिए बी दिया है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसको हम ना तो बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। इसमें हम केवल एक ही तरह बढ़ा सकते हैं, किधर? बी की ओर बढ़ा सकते हैं। कहां तक? इन्फिनिटी तक, जहां तक चाहे वहां तक। लेकिन क्या इसके साथ कुछ कर सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं। इसको ना ही घटा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब क्या ये ऐसा ही हो सकता है हमेशा केवल? नहीं, इधर भी हो सकता है इसे, तो कैसा भी बना दो, एक ही बना के हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरा सवाल फिर से आपसे ये है, तो बताइए, इसके एक तरफ एरो है, ये बहुत दूर तक जा सकता है इधर की ओर, तो क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? कभी कभी नहीं मेजर कर पाएंगे इसको हम, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट इधर नहीं है, ये जहां मन तहां जा सकता है, तो इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो रे के बारे में जो आपको लिखना है पहला पॉइंट वो ये कि इट कैनॉट बी मेजर, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी लिखने का शॉर्ट में तरीका होता है, तो बड़ा देखना ध्यान से। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी लिख के इसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना देंगे और यहां पे एक एंड पॉइंट दे देंगे। जैसे इसको हमने दो तरीके से लिखा था, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। क्या इसको भी दो तरीके से लिखा जा सकता है? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ए बी आपने लिखा, अब दूसरा आप क्या लिखोगे? बी ए, और इस तरीके से दोगे, है कि नहीं? तो अब जरा देखो, एरो आपने किधर दे दिया? ए के ऊपर, लेकिन ए के ऊपर तो पॉइंट है हमारा, तो क्या ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? एरो का साइन बदलना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? फिर ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? मतलब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से,
ए बी या फिर बी ए करके उसके ऊपर सेम एरो दे देंगे, काम चल जाएगा क्या? नहीं, एरो आपको बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा एरो? क्योंकि आपका जो एरो का साइन है वो बी के तरफ है और अभी आपने किधर दे रखा है? ए के तरफ, तो जो गलत हो जाएगा हमारा। तो इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा उल्टा करके ऐसे लिखेंगे, मतलब ये टेढ़ा नहीं है, सीधा है, ऐसे करके ऐसे, और यहां पे अभी है। तो देखो ए पे हमारा पॉइंट था, ए पे अभी भी है, बी की तरफ एरो था, बी की तरफ अभी भी है, ठीक ना? तो क्या ये बात, हाँ ये सही है। या तो आप इस एरो को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात सेम है, तो दोनों का मतलब सेम हो गया हमारा। आगे बढ़े, तो रे को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर एरो है, तो ये जहां मन चाहे वहां तक जा सकता है। आगे बढ़े, तो ये हो गया हमारा दो इंपॉर्टेंट टर्म। एक यहां पे हमारा तीसरा आइए, तीसरा के बारे में हम लोग समझते हैं लाइन, LINE, लाइन। तो लाइन के बारे में थोड़ा समझा जाए, क्या होता है लाइन। देखिए, इस प्रकार के लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन, जिसमें आपके दोनों तरफ एरो होगा। तो इसका नाम रख दो ए, यहां पे इसका नाम रख दो बी। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी रख सकते हैं, ए से लेकर जेड तक में कुछ भी रख लीजिए। तो अब जरा यहां पे समझते हैं, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। यहां पे आपने देखा कि दोनों में से किधर भी, दोनों पॉइंट में से कहीं भी एरो नहीं था, तो हम इसको मेजर कर लेते थे। यहां पे एक हमारा पॉइंट फिक्स्ड है, परमानेंट है पॉइंट, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इधर की ओर हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम कभी मेजर नहीं कर पाएंगे। अब इसमें तो दोनों तरफ एरो आ गया, दोनों तरफ एरो है, इधर भी बढ़ा सकते हैं हम इसको, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो बताइए, क्या इसको हम कभी मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे कभी। तो यहां पे इसका जो पहला पॉइंट होगा, इट कैनॉट बी मेजर, इट कैनॉट बी मेजर। दूसरा पॉइंट, इसको लिखने का तरीका क्या होगा? या तो आप इसको ए बी लिख के इसके ऊपर एरो दे दीजिए इस तरीके से, या फिर बी ए लिख के इसके दोनों तरफ एरो दे दीजिए। क्या यह सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल सही होगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा सबको? बस यही चीज है हमारा। तो यहां पे आपने समझा लाइन सेगमेंट, फिर आपने समझा रे, और फिर आपने समझा लाइन, ठीक है। अब ये समझना क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको अब जो समझाएंगे ना, उसमें आप देखना इन दोनों का तो इस्तेमाल बहुत कम होगा, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा, लाइन सेगमेंट वर्ड का। तो अब यदि आपको लाइन सेगमेंट वर्ड का मतलब ही पता नहीं होता, तो क्या हम उसको समझ पाएंगे? आगे का कोई भी चीज, आगे का कोई भी सबको समझ में आता ही नहीं। तो अब जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है रेक्टिलिनियर फिगर, RECTILINEAR, रेक्टिलिनियर फिगर। क्या होता है ये रेक्टिलिनियर फिगर? देखिए, रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब होता है वैसा फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा। समझा रही बात? मेरे वर्ड को समझिए, मतलब हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, और जो हमने वर्ड बोला ये वाला बोला हमने। ऐसा फिगर जो किससे मिलके बना होगा? लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा, उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर फिगर, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं बस। हालांकि डेफिनेशन आपको याद नहीं करना है, बस लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन याद नहीं करेंगे, कोई भी याद नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। अ फिगर which is made up of, a figure which is made up of only line segments is called a rectilinear figure, is called a rectilinear figure। क्या लिखा आपने? एग्जाम्पल भी लेंगे तभी समझ में आएगा। अ फिगर विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। क्या वर्ड इस्तेमाल किया हमने यहां पे? लाइन सेगमेंट। मतलब जो भी अभी हम फिगर बनाएंगे
वो फिगर केवल किसके मदद से बनना चाहिए, लाइन सेगमेंट के मदद से बनना चाहिए, यानी कि इस प्रकार के लाइन से वो बनना चाहिए बस। तो इस प्रकार के फिगर को हम लोग कह देते हैं रेक्टिलिनियर फिगर, ठीक ना। तो एग्जांपल लेंगे, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज हमने यहां पे बनाया एक ट्रायंगल, मान लेते हैं एक हमने यहां पे ट्रायंगल बनाया, नाम रखा हमने इसका यहां पे ए, यहां पे नाम रखा बी और यहां पे नाम रखा हमने सी। तो अब जरा बताइए ध्यान से, क्या ये हमारा, पहला बात तो ये ट्रायंगल है, तीन साइड से बना हुआ है। अब जरा सोच के बताइएगा ध्यान से, इस ए बी को आप देखो, क्या ये ए बी लाइन है, लाइन सेगमेंट है या रे है? लाइन सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके दो पॉइंट है, वो भी एंड पॉइंट है, एक ऊपर में ए और यहां पे भी बी। क्या दोनों में से कहीं पे एरो वगैरह कुछ दिख रहा है, इस प्रकार का साइन नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। उसी प्रकार से इस वाले में देखो बीसी, बीसी भी हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है, और ये हमारा सी ए या फिर ए सी जो बोल लो, ये भी हमारा क्या है, एक लाइन सेगमेंट ही है कि नहीं। तो रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब होता है वैसा फिगर जो केवल और केवल किसके मदद से बना हो, किसका यूज करके, लाइन सेगमेंट के यूज करके बने हो, उस प्रकार के फिगर को हम लोग कहेंगे रेक्टिलिनियर फिगर। यहां पे हमारा एक ट्रायंगल हुआ, आप एग्जांपल कुछ और भी ले सकते हैं, आप एक स्क्वायर ले सकते हैं। मान लीजिए सपोज ये हमारा एक स्क्वायर है, ये हमारा एक स्क्वायर है, इसका नाम आप पी क्यू आर एस कुछ भी रख दो। तो इस प्रकार के फिगर को हम लोग कह देते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए। आगे बढ़े, चलिए अगला चौथा हो गया, पांचवा नंबर। रेक्टिलिनियर फिगर के जैसा ही हमारा एक और फिगर होता है क्लोज्ड फिगर। क्या? क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर। क्लोज देखो, इसमें क्या लग रहा है आपको, कैसा फिगर होगा? बंद, क्लोज होगा, है ना। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, इसमें भी छोटा सा डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना है डेफिनेशन, ध्यान रहे, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि मैथ में डेफिनेशन आप याद करने जाओगे फिर कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, और डेफिनेशन काम कभी नहीं आने वाला। तो काम क्या आएगा, उसका एग्जाम्पल, उसका कॉन्सेप्ट। तो ये रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, एग्जाम में पूछता भी नहीं है कि व्हाट आर रेक्टिलिनियर फिगर, नहीं। तो क्लोज फिगर का मतलब क्या होता है? क्लोज फिगर का मतलब होता है अ फिगर, ऐसे समझ लो, अ रेक्टिलिनियर फिगर, आर ए सी टी आई एल आई एन ई ए आर, अ रेक्टिलिनियर फिगर, अ रेक्टिलिनियर फिगर which is bounded, which is bounded, bounded by line segment, a rectilinear figure which is bounded by line segment is called a closed figure। मतलब क्लोज्ड फिगर का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए, और दूसरा बात वो क्लोज होना चाहिए, यानी कि बंद होना चाहिए, लगभग यही चीज। इसमें और उसमें कुछ खास फर्क, कुछ ज्यादा फर्क नहीं, लगभग नहीं के बराबर, कुछ भी नहीं। मतलब यहां पे भी हमने क्या लिखा, वर्ड रेक्टिलिनियर फिगर, मतलब कि ये ही एग्जांपल कहां पे उठ के आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। समझ मारिए बात, बस। मतलब क्लोज्ड फिगर में भी दो चीज पर ध्यान रखना आपको। पहला बात, फिगर कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, किससे मिलकर बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल यदि हम लोग लेना चाहें तो इसका एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ट्रायंगल वगैरह कुछ भी चलेगा। अच्छा चलो ट्रायंगल छोड़ो, कुछ अलग लेते हैं एग्जांपल। सपोज मान लेते हैं, सपोज मान लीजिए हमने एक ऐसा फिगर बनाया,
क्या ये हमारा एक क्लोज्ड फिगर का एग्जांपल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहली बात ये क्लोज है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। दूसरी बात ये किससे मिलके बने हैं? लाइन सेगमेंट से मिलके बने हैं। तो आपको नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे पॉइंट दे दो, क्या दिक्कत है उससे? ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी बना लो ना, सब चलेगा, हमारा सब चलेगा इसमें। कुछ ऐसा स्टार वगैरह भी बना सकते हैं आप। बस होना क्या चाहिए? लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। तो ये सब हमारा हो जाएगा क्लोज फिगर का एग्जांपल। बस, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला है हमारा 6 नंबर में सिंपल फिगर। सिंपल फिगर कौन सा? लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है इसमें, कुछ भी लिख दो आप इसमें, जैसे ABCDEF लिख सकते हैं। यहां पे आप लिख दो PQRSTUVW। ठीक है, चलिए अगला है सिंपल फिगर। सिंपल फिगर का मतलब होता है ऐसा फिगर जो कहीं पे एक दूसरे को कट ना करे। यहां पे लिख देते हैं छोटा सा डेफिनेशन इसमें भी। A figure which does not intersect intersect a figure which does not intersect itself is called a सिंपल फिगर। मतलब एक ऐसा फिगर जो अपने आप को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट का मतलब हो गया कि अपने आप को कहीं पे क्रॉस नहीं करेगा, अपने आप को कहीं पे वो कट नहीं करेगा। इस प्रकार के फिगर को हम लोग कहते हैं सिंपल फिगर। इसका एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहां पे एक पिक्चर बनाया, सपोज कैसा भी बनाया, सपोज कर लो ऐसा बनाया हमने। समझना ध्यान से आप इसको, ठीक है। ये हमारा फिगर है। हालांकि ये फिगर कौन सा है कुछ पता नहीं है, लेकिन फिगर तो है ना। जरा देखो ध्यान से, कहीं पे भी इस फिगर ने अपने आप को ऐसे कट किया है क्या? नहीं किया है। कुछ हम ऐसा बताना चाह रहे हैं। देखो जैसे मान लीजिए हमने यहां पे एक फिगर बनाया, सपोज इस प्रकार का। ये फिगर देखो, क्या इसको आप बोलोगे सिंपल फिगर? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इस फिगर ने अपने आप को यहां पे ऐसे और ऐसे करके यहां पे क्या किया है? इंटरसेक्ट किया, यानी कि कट किया। तो ये एग्जाम्पल कभी नहीं हो सकता सिंपल फिगर का। सिंपल फिगर का मतलब ऐसा फिगर जो अपने आप को कहीं पे भी कट वगैरह ना करे, है ना। तो सिंपल फिगर का ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। हाँ, ये से भी दे सकते हैं, सिंपल फिगर में ये सब भी आ जाएगा हमारा। तो क्या ये सिंपल फिगर कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे करना, इसको सेकंड नंबर बना देना इसे यहाँ पे, लेकिन इसको इसे कट कर देना, मतलब ये सिंपल फिगर नहीं हो सकता। तो आपको याद रहेगा कि सिंपल फिगर कैसा हो सकता है। कहाँ पे? सिंपल फिगर में लाइन। हाँ, लाइन सेगमेंट से बनेगा ये भी। मतलब लाइन सेगमेंट से नहीं, बिल्कुल नहीं। फिगर का बात कर रहे हैं ना। जैसे आप बोल रहे हैं कि सर केवल एक लाइन सेगमेंट हमने बना दिया, क्या ये सिंपल फिगर है? बिल्कुल नहीं। फिगर होना चाहिए। फिगर मतलब कुछ दिखना चाहिए, तो सिंपल लाइन हो गया ना। लाइन और फिगर अलग होता है ना। लाइन सिंपल लाइन, और फिगर का मतलब कुछ उसमें दिखना चाहिए, हाँ ये फिगर है, ये भी फिगर है, ठीक है ना। ऐसा तो केवल एक लाइन बना देंगे, बोलेंगे वो फिगर है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ दिखना चाहिए, उससे लगना चाहिए कि हाँ ये वाकई में कुछ बन सकता है, कुछ फिगर है, ऐसा कुछ। समझा है सबको? तो अब बताइए, अभी हमने 6 इंपॉर्टेंट हमको समझा है। किसी में कोई दिक्कत किसी को? सिंपल से एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। लाइन सेगमेंट का मतलब हो गया ऐसा लाइन जिसका 2 एंड पॉइंट होगा, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और उसको लिखने का तरीका ये हो सकता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रे, जिसमें एक तो फिक्स पॉइंट होगा,
लेकिन एक तरफ एरो होगा जिसको हम लोग मेजर कभी भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है, ये वाला ध्यान रखिएगा, लाइन जिसमें दोनों तरफ एरो होगा और इसको हम लोग भी मेजर, इसको भी मेजर नहीं कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है। फिर रेक्टिलिनियर फिगर में आपने क्या देखा, ऐसा फिगर जो कि केवल और केवल लाइन सेगमेंट से ही मिलके बना होना चाहिए, उस प्रकार के फिगर को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। ये सब हमारा हो गया लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। उसका क्लोज फिगर में क्या देखा आपने, ऐसा फिगर जो कि क्लोज होना चाहिए और किससे बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो वैसा एग्जांपल आपने देखा। सिंपल फिगर में क्या देखा आपने, ऐसा फिगर जो कहीं पे भी अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, मतलब अपने आप को वो कहीं पे कट इस प्रकार से ना करे, है ना। जैसे ये चलेगा लेकिन ये कभी नहीं चलेगा सिंपल फिगर में, ठीक है। तो इसको जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी लिखिए, फिर हम लोग इसको लेके आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े, चलिए। तो इतना कुछ अब आपको समझ में आ गया है, तो अब हम लोग समझेंगे पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो इसको मिटा दे पूरा, पेरीमीटर और एरिया अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। आइए, 6 नंबर तक हुआ, 7वां नंबर, 7 नंबर में हम लोग समझेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए पहले ना इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। पेरीमीटर के बारे में कुछ लिखते हैं पहले। पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी फिगर का, किसी भी फिगर का बाउंड्री का लेंथ जब आप जोड़ देते हैं वही कहलाता है पेरीमीटर। तो छोटा सा लिखते हैं, फिर हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे। the length of the length of the boundary, the length of the boundary of a figure is called the perimeter। क्या लिखा हमने, हमने लिखा कि the length of the boundary of a figure is called the perimeter। इसका एग्जांपल देखिए, बहुत सारा इसका एग्जांपल हो सकता है। जैसे सपोज यहां पे हमने बनाया एक ट्रायंगल, नाम रखा हमने इसका ए बी और सी, यहां पे पॉइंट, एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे। देखिए ध्यान से, आप समझिए, पहले लिखना बंद करो, पहले समझो। देखो क्या है इसमें, हमारे सामने ट्रायंगल है, ए बी सी नाम रखा है हमने इसका। यदि आपसे कोई बोले कि बताइए इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो ध्यान रखना जितने भी प्रकार के फिगर होते हैं, सारे फिगर का जो पेरीमीटर होता है उसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। लेकिन आप मेरा मानो तो पेरीमीटर में आपको फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। एरिया में रख सकते हैं, चलेगा, एरिया कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसमें एरिया का फॉर्मूला आप रखो, याद चलेगा। लेकिन पेरीमीटर का फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जिसको याद रखने का कोई जरूरत है ही नहीं। क्या लिखा हमने, बताना जरा, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री का क्या लेंथ, उसी को क्या कर देना है, जोड़ देना है, वही हमारा निकल जाएगा पेरीमीटर। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में कितने बाउंड्री दिख रहे हैं आपको, बाउंड्री मतलब बेसिकली लाइन, कितने लाइन दिख रहे हैं आपको, 3। तो एक लाइन ये हुआ हमारा, यानी कि पहला बाउंड्री हुआ, ये दूसरा बाउंड्री और ये तीसरा बाउंड्री, तीनों को जोड़ दो, निकल गया इसका पेरीमीटर। बस इतना ही सिंपल है। अब ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन क्या इसमें फॉर्मूला का कोई जरूरत है, फॉर्मूला है भी तो याद नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा इसमें, नहीं लिख के जरूरत नहीं है ना, समझ रहे बात को। तो यदि मेरे को इसका पेरीमीटर निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, पेरीमीटर इक्वल्स टू हम ए बी को, बी सी को और सी ए को बस क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सिंपल है कि नहीं। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलिए। तो वो हमारा पहला एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल हुआ। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, चलो रेक्टेंगल का। ये हमारा एक रेक्टेंगल है मान लेते हैं,
इसका नाम रखा हमने सपोज PQRS, ओके, PQRS, ये हमारा सेकंड फिगर है। अब यदि कोई आपसे पूछे, यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? इसका फॉर्मूला पे पुट करके बताओगे। हालांकि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू L प्लस बी, आपने पढ़ा होगा। क्या उस फॉर्मूला का कोई जरूरत है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यदि इस रेक्टेंगल का हमको पेरीमीटर निकालना है तो इसके चारों बाउंड्री को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा बस। तो पी क्यू जितना होगा सवाल में दिया हुआ वो जोड़ेंगे, फिर क्यू आर, फिर आर एस और फिर एस पी, बस चारों को जोड़ देना है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग। ये हो गया हमारा। तो पेरीमीटर में आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब हो गया कि कोई भी फिगर आपके सामने दिया हुआ रहे, कोई भी मतलब कोई भी फिगर दिया हुआ रहे, उसका बस बाउंड्री को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा उसका पेरीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब होता है सिंपल सा कि इस बाउंड्री को इस बाउंड्री को इस बाउंड्री को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा टोटल, इसको 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 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा टोटल, वही चीज है। समझ में आया सबको? बस। और एग्जांपल लिया जाए या हो गया? एक दो एग्जांपल और लेते हैं। चलो एक एग्जांपल और लिया जाए, इसमें स्क्वायर का लेते हैं, एक बार स्क्वायर का एग्जांपल ले लिया जाए। सपोज ए बी सी डी, ये फिगर नंबर हमारा तीसरा, ठीक है, तीसरा फिगर है हमारा। इसके पेरीमीटर का यदि बात होगा तो इसका मतलब क्या होगा, पहले बताओ। पेरीमीटर मतलब क्या? इन सभी साइड को क्या करना है? प्लस करना है। इसका पेरीमीटर कौन बता सकता है क्या होगा? हालांकि स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का भी फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा क्या होता है फॉर्मूला? 4 इंटू साइड, लेकिन जरूरत नहीं है उसका। क्या करेंगे इसके लिए? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, बस चारों साइड को जोड़ देना है, स्क्वायर का हमको मिल जाएगा पेरीमीटर। तो बताइए क्या पेरीमीटर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि समझ में ही नहीं आएगा? ऐसा है क्या कुछ? बिल्कुल भी नहीं। एक बात सिंपल ध्यान रखो, पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब हुआ, पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब हुआ कोई भी फिगर दिया हुआ रहे उस फिगर के सारे साइड को क्या कर देना है? प्लस कर देना है, सम कर देना है, जोड़ देना है, बस पेरीमीटर निकल गया। मतलब इस फिगर का पूरा बाउंड्री का जो लेंथ है वो निकल गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक ट्रेपीजियम का। सपोज ये वाला है, नाम है PQRS, ठीक है, ये हमारा चौथा फिगर है। इसका पेरीमीटर यदि हमको निकालना हो, हालांकि ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के पेरीमीटर को निकालने का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन क्या कोई फॉर्मूला पेरीमीटर में आप लगाओगे? एरिया में लगा सकते हैं, चलेगा, एरिया में कंफ्यूज होता है बच्चों को तो उसमें लगा सकते हैं, चलेगा, लेकिन पेरीमीटर को निकालने के लिए कम से कम फॉर्मूला का इस्तेमाल कभी भी मत करना, ठीक है। बहुत रेयर केस हुआ, कभी सवाल में बहुत फंस गए तब जाके आप लगा सकते हैं, नहीं तो फिर उसका कोई जरूरत नहीं है। तो इसका पेरीमीटर का आप बताओ क्या जोड़ेंगे? PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, बस इन सबको जोड़ देंगे, इसका पेरीमीटर हम लोगों को पता चल जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। तो पेरीमीटर आपने समझ लिया। अगला हम लोग बात करेंगे एरिया के बारे में। 7वां नंबर हो गया, 8वां नंबर। अच्छा एक बात और समझिए, चलो समझो पहले, इधर इधर देखो, पहले 1 मिनट रुक जाओ। ये जो हमने पढ़ा पेरीमीटर, पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब हो गया सारे के सारे साइड को जोड़ देना है, बस। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे कई सारे प्रकार के फिगर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आपको लिखना ही है इसका फॉर्मूला, हालांकि इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत कम चांस में इस्तेमाल करना है,
इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला ना 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 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मतलब ये फॉर्मूला हो गया निकालने का पेरीमीटर। कैसे निकलता है वो हम लोग आगे सवाल में देखेंगे, लेकिन बस आप ये फॉर्मूला लिख लो। हालांकि इसका उतना हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगा तो कहीं पे इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और दूसरा इसका नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि इसमें अभी जरूरत नहीं है, इसका आगे मिलेगा तो हम लोग लिख लेंगे, इसका भी जरूरत नहीं है। स्क्वायर का जरूरत है। स्क्वायर का फॉर्मूला कौन बताएगा पेरीमीटर निकालने का? बिल्कुल, इसका होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड का मतलब है कितने साइड है इसके पास बताइए? 4 साइड है, और चारों साइड चूंकि स्क्वायर में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो बस एक साइड का वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका पूरा का पूरा हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो ये दोनों फिगर के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, इसीलिए हमने इसके यहाँ पे लिख दिया। वैसे पेरीमीटर के फॉर्मूला का जरूरत तो नहीं है, लेकिन यदि कहीं पे जरूरत पड़ा तो हम लोग उसको इस्तेमाल भी कर लेंगे। इन दोनों का अभी बिल्कुल दूर दूर तक जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे। आइए अब बात करते हैं एरिया के बारे में। एरिया में भी एक छोटा सा हम पॉइंट लिख देते हैं बस। एरिया में आप लिखोगे the region inside of a figure is called its area। क्या लिखा हमने? the region inside of a figure is called its area। मतलब किसी भी फिगर का जो अंदर का रीजन होता है, जो अंदर का स्पेस होता है, वही कहलाता है उसका एरिया। ठीक है, तो चूंकि हम लोगों को चैप्टर में पहले बात करना है रेक्टेंगल के बारे में और स्क्वायर के बारे में, तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल हमने लिया, मान लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। ओके, नाम रखा सपोज हमने ए बी सी डी। पेरीमीटर का मतलब तो अभी आपने समझा कि कोई भी फिगर हो उसके लेंथ के मतलब उसके बाउंड्री को बस जोड़ दो, वो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन एरिया का मतलब क्या? एरिया का मतलब होता है कि कोई भी फिगर हो आपके पास, उसके जो अंदर का रीजन है वो कितना होगा वो बताओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा रेक्टेंगल है, तो ये कितना होगा? ये जो खाली रीजन आपको दिख रहा है ये कितना होगा ये बताओ। तो जब आप एरिया निकालते हैं तो बेसिकली एरिया आप क्या निकाल रहे हैं? ये कितना है टोटल वो बताओ, मतलब ये अंदर का स्पेस कितना है वो बताओ। पेरीमीटर का मतलब क्या? बाउंड्री बताओ कितना है, मतलब सारा साइड कितना वो बताओ। लेकिन एरिया का मतलब क्या? कि फिगर के अंदर जो स्पेस है, जो अंदर रीजन है, वो कितना है वो बताओ। तो एरिया का मतलब ये होता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका एरिया क्या होता है, फॉर्मूला एरिया हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें लेंथ कौन होता है? ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। तो ये भी लेंथ हुआ और ये भी ब्रेथ हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगला एग्जांपल है, ये तो हमारा पहला एग्जांपल हुआ। सेकेंड एग्जांपल है स्क्वायर का। तो सपोज ये हमारा एक स्क्वायर है, मान लो नाम रखा हमने ए बी सी डी, और ये हमारा सेकेंड फिगर है। ठीक है, तो इसका एरिया का मतलब कौन सा रीजन, कौन सा स्पेस? ये वाला, हाँ या ना? बिल्कुल, है कि नहीं? तो इसके एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा? 4 इंटू साइड। फिर से? अरे वो तो पेरीमीटर का हो गया। साइड इंटू साइड, वेरी गुड। साइड इंटू साइड, यानी कि साइड को 2 बार क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। साइड को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा एरिया स्क्वायर का। तो अब समझ में आया? तो अब आइए अपने चैप्टर के हेडिंग पे, क्या लिखा हुआ था? पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब हुआ किसी भी फिगर का जो बाउंड्री है उसको आप जोड़ देते हैं तो आपको मिलता है पूरा का पूरा पेरीमीटर। उसके बाद एरिया का मतलब क्या हुआ? कोई भी फिगर जो है उसके अंदर का जो रीजन है, जो खाली स्पेस है,
वो कितना है वही कहलाता है हमारा एरिया। और दोनों कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, कोई डाउट किसी को है तो जल्दी से पूछ लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो आज क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, ध्यान रहे आज के क्लास में हम लोगों ने जो समझा है, पहला बात तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझा और दो फिगर के ऊपर हमने ज्यादा जोड़ दिया। कौन कौन सा फिगर? एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर, तो इन दोनों फिगर के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल यानी कि वो क्वेश्चन हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर और अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट आगे हैं तो कॉन्सेप्ट को फिर आगे सीखेंगे, फिर सवाल बनाएंगे, फिर और कॉन्सेप्ट मिलेगा तो उसको भी सीखेंगे और फिर आगे आगे सवाल हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक है ना, सारा कॉन्सेप्ट एक ही बार में हम लोग समझ लेंगे तो आप लोग भूल जाओगे। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन हो गया आज हमारा चैप्टर का, इंपॉर्टेंट टर्म भी आपने समझा, तो हम लोगों ने दो फिगर के बारे में आज ज्यादा जोड़ दिया, उसके ऊपर हमने ज्यादा बात किया। पहला रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर। तो इन दोनों के ऊपर सवाल पहले बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे करके क्या होगा, हल्का हल्का कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, सवाल बनाते चलेंगे, तो चैप्टर आसानी से खत्म हो जाएगा। आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि नहीं तो फिर एक ही बार में सारा कुछ यहाँ पे लिख देंगे ना, तो फिर आप उसको रिवीजन भी कर नहीं पाओगे, याद रख भी नहीं रख पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग उसको अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहे तो एक बार कमेंट कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड। पहले तो रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे, रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया को स्टार्ट किया था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग समझ चुके थे। पेरीमीटर एंड एरिया को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझने के बाद हम लोगों ने ये भी समझा था कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, ये हम लोग समझ चुके थे। उसके बाद आपको याद होगा तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दो फिगर के बारे में ज्यादा बात किया था, पहला रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और अगले वाले क्लास में हम लोग स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर कुछ और नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर कुछ नए सवालों को बनाएंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास 4 सवाल है, 4 क्वेश्चन है, रेक्टेंगल से रिलेटेड है, रेक्टेंगल के ऊपर ही ये हमारा बनेगा। ओके, और रेक्टेंगल के ऊपर चूंकि ये सवाल है तो रेक्टेंगल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, रेक्टेंगल का 2 चीज पता होना चाहिए। पहला उसका पेरीमीटर क्या होता है और दूसरा उसका एरिया क्या होता है। बस अब कल हम लोग इसको डिस्कस किए थे, यदि आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फटाक से रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक नोट हम लोग लिख लेते हैं, हालांकि जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसको हम लोगों ने कल भी लिखा था, लेकिन आप एक बार दोबारा भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए सपोज ये हमारा एक रेक्टेंगल है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसका नाम रखा हमने A, B, C और D। यदि ये हमारा एक रेक्टेंगल है और यदि मेरे से कोई पूछे, चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं, यदि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर का बात होगा तो क्या करोगे आप पेरीमीटर के लिए? सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब यदि इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर को निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बस इन चारों के चारों बाउंड्री को यानी कि इन चारों साइड्स को क्या कर देना है, बस ऐड कर देना है, तो वो हमारा निकल जाएगा पेरीमीटर, है ना। तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं पेरीमीटर के बारे में। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर इसका कितना होगा बताइए, क्या करोगे आप, AB को, BC को, CD को और DA को बस क्या कर देना, चारों को प्लस कर देना है। हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसको कि आप उतना ज्यादा काम में नहीं आएगा वो, लेकिन है फॉर्मूला तो हम लोग उसको भी लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका बताना जरा। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जिसमें से ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। और रेक्टेंगल के बारे में एक छोटा सा बात आपको शायद पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप जान लो, जितना इधर का होगा उतना ही ऊपर का भी होगा। ये हम लोग क्लास 6 में भी पढ़े हुए थे, तो बेसिक चीज है। मतलब जितना ये लेंथ उतना ही ये भी हमारा क्या होगा, लेंथ ही होगा हमारा। जैसे मान लो ये 20 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। और जितना ये वाला ब्रेथ होगा उतना ही ये वाला होगा। जैसे मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी कितना होगा, 15 होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि ये वाला जितना होता है ये भी उतना ही होता है लेंथ, और जितना ये वाला होगा उतना ही हमारा ये वाला भी होगा। ये चीज समझ में आया। तो रेक्टेंगल के बारे में जो पहला चीज आपको ध्यान रखना है वो ये
कि इसका पेरीमीटर जो होगा वो चारों साइड को जोड़ देना है बस। इसके फॉर्मूला का बात करें कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हालांकि उतना वो काम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप जान लो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एक बात आपको इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बस ध्यान रख लेना है, वो क्या, कि जितना ये वाला लेंथ होगा उतना ही ये वाला होगा, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरीके से जितना ये वाला ब्रेथ होगा उतना ही ये वाला होगा, मतलब ब्रेथ भी दोनों का क्या होता है, आपस में बराबर होता है बस। उसके बाद इसका ध्यान रखना है आपको दूसरे नंबर पे एरिया। तो पेरीमीटर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बताइए, समस्या है किसी को, नहीं है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ सिंपल सा कि इस रेक्टेंगल के एरिया का यदि मैं बात करूं, एरिया मतलब कौन सा पार्ट, अंदर का पार्ट, जैसे कि हमने कल बताया था ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है बताओ, एरिया कहलाता है। तो वो इसका एरिया कितना होता है, लेंथ और ब्रेथ को बस आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा यहाँ पे एक बात हम कल लिखना भूल गए थे, लेकिन एक बात आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका जो पेरीमीटर निकलता है वो यूनिट में निकलता है, यूनिट्स। यहाँ पे लिख देना आगे में 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रैकेट के बाहर लिखना यूनिट्स, ओके। और यहाँ पे आप लिख देना स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर को SQ डॉट लिखेंगे और यूनिट, स्क्वायर यूनिट। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग अभी सवाल बनाएंगे तो समझ में आएगा हमको, लेकिन ये बस अभी आपको लिख लेना है। समझ में आया चीज, तो एक छोटा सा नोट हो गया हमारे लिए, जो कि रेक्टेंगल के सवालों को बनाएंगे तो ये काम आएगा, इसका हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, बस ध्यान से आपको सुनते चलना है, क्या बोला गया है वो चीज देखा जाए। शुरू करें, देखिए बोला गया है पहले क्वेश्चन में, द लेंथ एंड द ब्रेथ of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter. Find its area. यहाँ पे बात हो रहा है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का, मतलब एक जमीन है, वो जमीन किस शेप का है, रेक्टेंगल के शेप का है। तो हम लोग बना लेंगे पहले एक, देखो यहाँ पे ध्यान से, मान लीजिए कि ये हमारा एक लैंड है और वो किस शेप का है, रेक्टेंगल के शेप का है। तो इसका आप अपने मन से कुछ नाम रख सकते हैं, सपोज A B C और D। तो ये रेक्टेंगल के शेप का एक जमीन है हमारे पास, जिसका लेंथ दिया हुआ है कितना, देखो यहाँ पे बोला गया लेंथ एंड द ब्रेथ, मतलब पहले लेंथ है तो पहला वाला वैल्यू भी हमारा क्या होगा, लेंथ का होगा। तो लेंथ दिया हुआ है 500 मीटर, तो लेंथ के जगह पे हमने लेंथ लिख दिया, और ब्रेथ दिया हुआ है 300 मीटर, तो ये हो गया हमारा 300 मीटर। कोई दिक्कत है ना इसमें। तो एक रेक्टेंगल के शेप का हमारे पास जमीन है, यानी कि लैंड है, जिसका लेंथ 500 मीटर है और ब्रेथ 300 मीटर है। हमको निकालना है क्या, इसका फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है। और एरिया का फॉर्मूला अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए कुछ चीजें आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे लेंथ इक्वल्स टू 500 मीटर, ब्रेथ भी दिया हुआ था, ब्रेथ इक्वल्स टू 300 मीटर, और इसका एरिया का बात करें तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और लेंथ है 500 और ब्रेथ है 300, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 5 3 जा कितना 15, और 2 0 2 0 4 0, यहाँ पे लगा देंगे 1 2 3 4 0, ठीक है। और किसमें निकलता है हमारा एरिया, स्क्वायर यूनिट में। इसका मतलब हुआ कि वैल्यू इसमें मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मीटर लिखेंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा स्क्वायर दे देंगे, यानी कि मीटर स्क्वायर बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, मीटर स्क्वायर। तो बताइए कितना आया इस रेक्टेंगुलर लैंड का एरिया, 1,50,000 मीटर स्क्वायर। याद रहेगा, कोई समस्या इसमें किसी को, बस यही चीज था इसमें। तो एक रेक्टेंगल के शेप का जमीन है, लैंड है, जिसका लेंथ 500 मीटर है, ब्रेथ 300 मीटर है। तो बताइए उसका एरिया कितना होगा। तो उसका एरिया निकला हमारा 1,50,000 मीटर स्क्वायर। मतलब जब भी आप एरिया निकालेंगे तो जिस यूनिट में दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे किस में दिया हुआ था, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ही। तो चेंज करेंगे पहले, ठीक ना। मतलब कहना आपका ये है कि सर यदि 1 मीटर में रहे और 1 सेंटीमीटर में रहे तो क्या करेंगे, फिर दोनों को चेंज कर लेंगे। वो भी ऐसा सवाल आएगा तो वो भी हम लोग देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है ना। आगे बढ़े, चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 में आते हैं।
सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या बोला गया है पहले उसको हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान से, बोला गया है फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। फिर से हमारे पास एक जमीन है, जमीन का कैसा शेप है, रेक्टेंगल है, मतलब कि एक जमीन है उसका शेप रेक्टेंगल जैसा है। उसका क्या निकालना है हमको, जमीन का ब्रेथ निकालना है। इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें हम लोगों ने एरिया निकाला था, यहाँ पे एरिया पहले से ही दिया हुआ है। एंड द लेंथ इज 22 मीटर, और लेंथ कितना दिया हुआ है, 22 मीटर दिया हुआ है। मतलब हमारे पास उस रेक्टेंगल का लेंथ है, एरिया भी है, लेकिन एक चीज नहीं है, तो वो क्या नहीं है, ब्रेथ नहीं है। तो ब्रेथ को निकालना है हम लोगों को। तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल के शेप का एक प्लॉट बना लेते हैं। नाम इस बार आप कुछ अलग रख दो, पी क्यू, कुछ भी रख सकते हैं, आर एस, पी क्यू आर एस हमने इसका नाम रखा। ओके, बताइए लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ है 22 मीटर, तो ये हो गया हमारा 22 मीटर। और ये जो है एरिया इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 440 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हाँ नहीं, यहाँ पे लेंथ है, लेंथ इज 22 मीटर, ब्रेथ जो आएगा देख लेंगे क्या आएगा। तो लेंथ दिया हुआ है 22 मीटर, तो हमने लेंथ की जगह पे लिख दिया। और इसका जो एरिया दिया हुआ है वो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर, ये इतना ही है ना। हाँ बिल्कुल इतना ही है। तो बताइए कि यदि इस रेक्टेंगल फील्ड का लेंथ है 22 मीटर और एरिया टोटल दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर, तो बताइए इसका ये ब्रेथ कितना होगा। तो देखते हैं कितना होगा। क्या ब्रेथ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो वही हम लोग उसको निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं, क्या तरीका होगा इसको निकालने का। देखो पहले कुछ चीजें यहाँ पे लिख लो जो दिया हुआ है। लेंथ इक्वल्स टू 22 मीटर, तो 22 है तो 22 लिख देंगे यहाँ पे। ओके, और एरिया दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या होगा, जो सबसे बड़ा आपको इसमें हिंट दे रहा आगे बढ़ने के लिए, वो एरिया ही दे रहा है। एरिया दिया हुआ है इतना, लेकिन हमको एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी क्या पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है कि नहीं। तो बताइए एरिया क्या गिवन है, पहले से दिया हुआ, हाँ है, तो एरिया के नीचे में एरिया लिख देंगे। क्या लेंथ दिया हुआ है, दिया हुआ है 22, इनटू क्या ब्रेथ दिया हुआ है, नहीं, तो ब्रेथ की जगह पे केवल बी लिख देंगे। ठीक है ना। मतलब इस सवाल में कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पता चल रहा है। पहला बात तो जो दिया हुआ उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, लेंथ दिया हुआ 22 हमने यहाँ पे लिखा, एरिया दिया हुआ 440 मीटर स्क्वायर उसको भी हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, उसके बाद जो हिंट है इस सवाल का आगे बढ़ने का, वो एरिया में ही छुपा हुआ है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एरिया को निकालते हैं, लेकिन इसमें एरिया पहले से ही दिया हुआ है, मतलब वही जो एरिया दिया हुआ है वही हमको हिंट दे रहा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एरिया की जगह पे एरिया लिखा हमने, लेंथ की जगह पे लेंथ, और ब्रेथ चूंकि नहीं दिया हुआ तो हमने उसकी जगह पे केवल बी लिख दिया। अब यहाँ पे आप जरा बताना एक बात, 440, ये अभी जो लेंथ हमारा 22 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 22 किस में है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, प्लस में, माइनस में, किस में, मल्टीप्लाई में। इक्वल टू के धरेगा तो किस में बदल जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइडेड बाई 22 इक्वल टू, इधर केवल क्या बचा, बी बचा। अब बताइए 440 को आप 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20। सिंपल है, 22 के टेबल में 44 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तो 2 और ये 0, 20 मीटर इक्वल्स टू बी, यानी कि ब्रेथ कितना आ गया, बताइए। हाँ कट कर लो, क्या दिक्कत है। मतलब हमने 22 से सीधा इसको कट किया तो वो हो गया हमारा 20। तो ब्रेथ इस वाले फील्ड का कितना निकला, 20 मीटर। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी लिख लेना है, ये भी लिख लेना है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत काम का चीज है, जो कि रेक्टेंगल से रिलेटेड सारे सवालों को बनाने में मदद करेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्या आपको अपने से पढ़ के समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन नंबर 3 में, जरा देखिए तो एक मिनट। कुछ भी समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3 में, जरा देखो आप एक बार।
हाँ, और लेंथ भी दिया हुआ, ब्रेथ निकालना है। कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया? सर लेंथ को डबल करके 100 में माइनस। आइए देखते हैं क्या है, देख लेते हैं क्या है। सॉल्यूशन नंबर 3, देखो क्या बोला गया है, सुनो पहले ध्यान से। बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर सीट, सीट मतलब पेपर, मान लो एक पेपर है जो कि रेक्टेंगल के शेप का है, ओके। उस रेक्टेंगल के शेप का जो पेपर है हमारा, उसका जो पूरा पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि चारों साइड को जोड़ के जो आता है पेरीमीटर, वो दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर, ओके। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, और अकेला लेंथ केवल कितना है, 35 है। फाइंड इट्स ब्रेथ, ब्रेथ पहले निकालना है, उसके बाद जब ब्रेथ निकल जाएगा तो फिर हमको उसका एरिया भी निकालना है। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे हैंडल करते हैं। देखो मान लीजिए कि ये हमारा पेपर है रेक्टेंगल के शेप का, जैसा कि सवाल में बताया गया है। नाम रखा हमने इसका सपोज ABCD, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे ये देखो कि ABBCCD और DA, यानी कि इन चारों साइड को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पेरीमीटर मिलेगा, और वह पेरीमीटर ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो 100 है, वो हम लोग देख लेंगे। और लेंथ केवल कितना दिया हुआ, लेंथ का बात करें तो 35 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला पार्ट जो है 35, वो दिया हुआ है 35। अच्छा एक बात बताइए, यदि ये 35 है तो ये वाला भी कितना होगा, 35 ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो ये भी हमारा 35 है, 35 सेंटीमीटर। देख लेते हैं क्या इतना हड़बड़ी है। तो ये भी हमारा 35, हमको निकालना क्या है, ब्रेथ निकालना है। तो आइए हम लोग कुछ पहले यहाँ पे लिखते हैं। जैसे देखो सबसे पहला चीज आपके सामने जो दिया हुआ है वो है लेंथ, लेंथ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 35 है। और जब इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना दिया हुआ है, 100, यानी कि क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। वेरी गुड, तो PARIMETER, पेरीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो जरा आप इमेजिन करो, आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझना पहले चीजों को, ठीक है, समझिए, लॉजिक लगाइए जरा। इन चारों साइड को जोड़ेंगे तब जाके हमारे पास आएगा 100, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ 100, तब जाके 100 आएगा। लेकिन केवल अभी यदि केवल हम अकेला देखें तो ये और दोनों 35 दिया हुआ, 35 दिया हुआ है। तो यदि हम 100 में इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दे तो क्या मिल जाएगा हमको, ब्रेथ मिलेगा, ब्रेथ मिलेगा। तो ब्रेथ निकालना इतना सिंपल है। क्या उसका फॉर्मूला निकालेंगे, पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पे आइए हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, ब्रेथ इक्वल्स टू पेरीमीटर माइनस लेंथ। तो बताइए पेरीमीटर कितना है, 100 माइनस लेंथ कितना है, 70। लेंथ केवल का एक घटाएंगे, नहीं दोनों घटाएंगे, तो 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 70। तो 70 को हमने माइनस किया, कितना आया बताओ जरा, 30। अच्छा ये जो 30 आया है, चलो जरा देखते हैं कौन बता पाएगा, ध्यान से सुनना। ये हमारा 35 लेंथ था, तो ये भी हमारा 35 हुआ। अब ये जो 30 है ब्रेथ आया हमारा, तो क्या ये ब्रेथ 30 ये भी है और ये भी है, 15 होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों में, क्योंकि दोनों ब्रेथ हमारा क्या होता है, सेम होता है कि नहीं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये भी हमारा कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, और ये वाला भी 15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहां पे आप एक बात लिख देना, ये जो ब्रेथ निकला है ये टोटल ब्रेथ है, क्या है, टोटल ब्रेथ, ऐसे लिख देना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये टोटल ब्रेथ है, ठीक ना, टोटल ब्रेथ। तो टोटल ब्रेथ इक्वल्स टू पेरीमीटर माइनस, यहां पे एक बात और लिख देना आप लोग, माइनस ऐसे करके लिख लो ऊपर में टोटल लेंथ।
क्योंकि आपने माइनस क्या किया है, एक लेंथ है टोटल लेंथ, यानी कि इन दोनों को या केवल एक को, दोनों को माइनस किया ना हमने, तो वहां पे टोटल लेंथ लिख देंगे। ठीक है, मतलब सिंपल सा है। इस सवाल में दिया हुआ था लेंथ 35, तो 35, तो ये वाला भी कितना होगा, 35 ही होगा। उसके बाद पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि इन चारों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, तो वो भी दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, ब्रेथ को निकाला। तो ब्रेथ कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर में माइनस कर दो किसको, टोटल लेंथ को। तो ये वाला भी लेंथ और ये वाला भी लेंथ, दोनों को जोड़ के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। तो क्या लिखेंगे, टोटल ब्रेथ इक्वल्स टू पेरीमीटर माइनस टोटल लेंथ। तो 100 में हमने 35 और 35 को जोड़ के 70 माइनस किया, तो हमारे पास जो आया 30। तो ये 30 क्या है, केवल एक ब्रेथ या टोटल ब्रेथ, टोटल ब्रेथ। तो जब दोनों 30 है तो दोनों क्या इतने हो जाएंगे, आधा आधा हो जाएगा, सिंपल। तो यहां पे अब आप लिख देना कि हैंस ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ इक्वल्स टू कितना आ गया, ब्रेथ हमारा 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमारा 15 सेंटीमीटर है, लेकिन टोटल ब्रेथ का बात करें तो कितना हो जाएगा, वो टोटल ब्रेथ बताइए कितना, 30, है ना, बस हो गया। तो अब आपके पास लेंथ भी है 35 और अब आपके पास ब्रेथ भी है 15। तो बोला गया था ब्रेथ निकालिए, तो ब्रेथ हमने निकाल दिया। अगला बोला एरिया निकालिए, तो एरिया के लिए क्या करेंगे, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। तो आइए निकालते हैं इसका एरिया। यहां पे कर लेते हैं एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 35, ब्रेथ कितना निकाला अभी हमने 15, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 35 और 15, 5 5 25, कैरी 2, 5 3 15, 17 हो जाएगा, 5 और 3 कितना होगा, 5 to 5। क्या लिखेंगे आगे, जिसके आगे बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू सारा किस में है, सेंटीमीटर में। तो यहां पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा किस में निकलता है, स्क्वायर यूनिट में। तो जो भी दिया हुआ रहेगा उसके आगे ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन पेरीमीटर में वैसा कुछ देंगे क्या, नहीं, पेरीमीटर में बस सेंटीमीटर लिख के, यानी कि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख के काम चल जाएगा, मीटर है तो मीटर लिख के काम चलेगा। सवाल में जो रहेगा उसमें केवल यहाँ पे आएगा, स्क्वायर केवल एरिया निकालने में लगाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4। ये सॉल्यूशन नंबर 4 थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए जानबूझ के हम यहाँ पे इसको डाले हैं ताकि इसमें थोड़ा सा समझा जाए अच्छे तरीके से। देखिए ध्यान से क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगल के शेप का एक प्लॉट है, जमीन है मान लो, उसका हमको एरिया निकालना है। ओके, वन साइड ऑफ विच, रेक्टेंगल के पास कितने साइड हैं, 4 साइड, 4 साइड में से कोई एक साइड दिया हुआ है कितना, 48 मीटर। अब कौन सा साइड दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है कि ब्रेथ दिया हुआ है, वो इसमें नहीं कहा है। तो आप लेंथ को भी मान सकते हैं या फिर ब्रेथ को भी मान सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप मान लो, वो दिया हुआ है 48 एंड इट्स डायगोनल इज 58। डायगोनल मतलब जो तिरछा तिरछा जो अलग अलग पॉइंट को ज्वाइन करता है, वो दिया हुआ है 58। कैसा डायग्राम बनेगा, कुछ ऐसा देखो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है, नाम रखा हमने सपोज A, B, C और D, ठीक है। तो बोला है कि एक रेक्टेंगल के शेप का प्लॉट है, तो हमने बना दिया प्लॉट। अब बोल रहा है कि कहां गया हमारा, हाँ, वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर। इसके पास 4 साइड है, 1 2 3 4, चारों में से कोई भी साइड मान लो आप, तो बोला है वो 48 है। इसमें ये नहीं बोला कि लेंथ को मानना है फिर ब्रेथ को मानना है, इसका मतलब आप किसी को भी 48 मान सकते हैं। तो आप किसको मानना चाहेंगे 48, लेंथ को या ब्रेथ को? चलो मान लेते हैं हम लोग लेंथ को ही मान लेते हैं 48। तो ये 48 है, तो ये भी कितना रहा होगा 48, सिंपल। आगे मतलब आप चाहे तो 48 इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन किसी एक को मानना पड़ेगा आप। तो एक साइड हमने मान लिया 48 इसको, तो भाई अब जब हमने इसको 48 माना तो इतना ही ये भी होता है, इस हिसाब से हमारा ये भी 48 हुआ, है कि नहीं। आगे अब क्या निकालना है हमको, निकालना, अच्छा एक चीज और दिया हुआ है, डायगोनल जो दिया हुआ है वो 58 मीटर दिया हुआ है। डायगोनल का मतलब हो गया कि ए से सी को ज्वाइन कर दो या फिर बी से लेके डी को ज्वाइन कर दो, तो किसी एक को ज्वाइन कर दो अच्छा रहेगा, दोनों को ज्वाइन करेंगे डायग्राम गंदा लगेगा। तो क्योंकि डायगोनल दोनों सेम होता है,
तो किसी एक को ज्वाइन कर देंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। और बताइए कितना दिया हुआ है, डायगोनल कितना दिया हुआ है, 58 मीटर दिया हुआ है। ओके, अब हमको निकालना क्या है भाई, फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है हमको इसका। ठीक है, चलो जरा समझो ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा। यदि हमको किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आपके पास क्या क्या चीज होना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए। जिसमें से लेंथ तो है हमारे पास 48, मिसिंग क्या है, ब्रेथ। तो ब्रेथ हम लोग निकालेंगे, बस हमारा ब्रेथ निकल गया तो एरिया आराम से निकल जाएगा। और यहां पे ब्रेथ निकालने के लिए हम लोगों को लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। बताते हैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, आप में से कितने लोग मानेंगे कि यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है कि नहीं। तो 90 का एंगल हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे भी बनता है, आप यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन किसी एक ट्रायंगल के लिए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने ट्रायंगल चूज किया ये वाला। ठीक है, तो आइए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें यहां पे लिख लेते हैं। पहला बात तो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इक्वल्स टू 48 मीटर। और डायगोनल कितना है, डायगोनल इक्वल्स टू 58 मीटर। लेंथ दिया हुआ है 48 मीटर, डायगोनल दिया हुआ है 58 मीटर। लेंथ 48, डायगोनल 58 दिया हुआ है। यदि आप इस ट्रायंगल का बात करें तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक राइट ट्रायंगल है? बिल्कुल राइट ट्रायंगल है भाई। जरा देखो ध्यान से, ये 90 है तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो 90 के सामने हाइपोटेनस, तो ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का काम करेगा। और इसको आप क्या मान लो, अपना बेस मान लो। और ये क्या हो गया हमारा, हाइट, है ना। तो इसको आप मान लो, मतलब ये कितना होगा हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो P कितना होगा नहीं पता, और वही P क्या कहलाएगा बताओ, बेस, सॉरी ब्रेथ। जब ये निकल जाएगा तो एक तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, इस ट्रायंगल का, सॉरी इस रेक्टेंगल का मतलब ब्रेथ निकलेगा ना। पहले कहानी समझ में आया क्या है, सिंपल समझो, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इस ट्रायंगल में, सॉरी इस रेक्टेंगल में लेंथ दिया हुआ है 48 और डायगोनल दिया हुआ है 58। ठीक, अब क्या ये ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 90 का एंगल यहां पे बन रहा है। तो यहां पे आइए हम लोग बात करते हैं। अब इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइन ये वाला, इन ट्रायंगल क्या नाम देना चाहेंगे इस ट्रायंगल का, BCD दे दो। इन ट्रायंगल BCD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसमें लगाएंगे। कौन बताएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? आपको याद है लेकिन भूल रहे हो थोड़ा सा। h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद आ गया? जल्दी बोलो, यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल। देखो, तो हमको क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल में जो काम हम इसके लिए करेंगे वही काम आप इसके लिए भी कर सकते हैं। हम इसमें आ रहे हैं बस। तो इसमें जरा देखो ध्यान से, एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस, एच किसके लिए, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस इसमें कौन है, 48 या 58? 58, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो यहां पे हम लोग करेंगे 58 का क्या, स्क्वायर। और पी स्क्वायर, पी का मतलब परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे पी स्क्वायर ही रहने देंगे। प्लस बी स्क्वायर का बेस है इस ट्रायंगल का, हमको पता हाँ है 48 है, तो यहां पे लिख देंगे 48 का स्क्वायर। तो अब बताइए 58 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं पता तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, 58 इंटू 58। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 8 जा, देख लेते हैं, 8 8 जा 64, 64 का 4 कैरी 6, 8 5 जा 40, 40 और 6 46। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद 5 से करेंगे, 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 5 जा 25 और 4 29, तो 4
6 13 3 3 3 6 4 ओके। फिर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर 48 इंटू 48 कर लो 8 8 64 का 4 कैरी 6 8 4 जा 32 32 और 6 38 फिर 4 इंटू 8 करो 32 का 2 कैरी 3 4 4 16 और 3 19 तो 4 10 हाँ ना 13 और ये 2 2 3 0 4 ओके। अगला अब यहां पे आइए 3 3 6 4 अब देखो ध्यान से ये अभी हमारा 2 3 0 4 किस में है प्लस में इधर आएगा तो 2 3 0 4 माइनस में हो जाएगा और ये हमारा पी स्क्वायर तो माइनस कीजिए अब जरा देखो 3 3 6 4 में 2 3 0 4 को माइनस किया जाए तो 0 हो जाएगा 6 और यहाँ पे 0 और ये 1 1 0 6 0 इक्वल्स टू पी स्क्वायर ठीक है। उसके बाद आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो 1 0 6 0 स्क्वायर इधर आता तो किसमें बदलता है रूट में इक्वल्स टू पी ठीक है। चलिए अब इसका बताइए किसका स्क्वायर रूट होता है 1060 कुछ आइडिया आप लोगों को लगाओ कुछ आइडिया लग रहा है जैसे चलिए एग्जैक्ट नहीं पता तो हम लोग इसको थोड़ा सा अप्रोक्स कर लेंगे लगभग थोड़ा सा अप्रोक्स चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो 30 का होता है कितना 900 है ना। एक मिनट कर लेते हैं थोड़ा सा हाँ मतलब 30 इंटू 30 करोगे तो सिंपल है 3 3 जा 9 और फिर 00 900 होता है। उसके बाद फिर आप आ जाओ 31 का 31 इंटू 31 कितना हो जाएगा वो ये बहुत कम ही रहेगा 32 करो जरा 32 इंटू 32 करो 2 2 जा 4 2 इंटू 3 6 6 9 सर 1024 तो ये 4 1024 ओके। अब इसको जरा एक बार करो आप 33 से कर लेते हैं एक बार 33 को 33 से करेंगे 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 और ये 9 1089 ये ज्यादा हो जा रहा है तो यही वाला लेते हैं हम लोग 1024 कितना 32 पॉइंट कुछ आएगा तो यहां पे हम लोग अप्रोक्स कर लेंगे 32 किसमें था हमारा सब कुछ मीटर में तो 32 मीटर इक्वल्स टू पी। अब इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा सा वो समझिए आप देखना ध्यान से सुनना देखो लेकिन यहां पे आपको लिखना है अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे एक बात यहां पे लिखेंगे देखो परपेंडिकुलर हमारा कितना आया 32 आया इसका मतलब इस रेक्टेंगल का क्या है 32 बताओ ब्रेथ आया क्या ये 32 एग्जैक्ट है नहीं पॉइंट में भी कुछ आएगा लेकिन हम लोग इसको इतना अप्रॉक्स मान लेंगे तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि हैंड्स ब्रेथ इक्वल्स टू 32 मीटर और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग एक वर्ड अप्रॉक्स क्यों लिख रहे हैं बताओ क्योंकि हमने पॉइंट को यहां पे मेंशन नहीं किया। आप ऐसे भी कर सकते हैं एग्जाम में भी चलेगा आपका जैसे मान लीजिए कि आपका पॉइंट में कुछ आ रहा था तो आप पॉइंट को छोड़ दो जो आपका एग्जैक्ट नंबर है वो लिख दो लेकिन आगे ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कौन सा वर्ड अप्रॉक्स। इससे टीचर को लगता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है पता है वो बस पॉइंट को नहीं लिखना चाह रहा है लेकिन उसके जगह पे क्या लिख दिया है वो 32 लिख के काम चला दे रहा है ठीक ना। तो 32 के आसपास हमारा ब्रेथ आएगा। तो अब बताइए अब आपके पास इस रेक्टेंगल का लेंथ भी है 48 ब्रेथ भी है कितना 32 निकाला हमने तो क्या इसका एरिया निकालना बहुत मुश्किल वाली बात है नहीं आसान है तो आइए एरिया निकाल लेते हैं।
तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 48 इंटू ब्रेथ निकाला अभी हमने कितना 32, तो 48 को 32 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 6 कितना आएगा 1536, क्योंकि मीटर में सब कुछ था तो मीटर स्क्वायर। क्या ये एरिया भी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा इतना? नहीं, अप्रोक्स ही आएगा, क्योंकि आपने जो ब्रेथ लिया है वो भी अप्रोक्स वाला वैल्यू लिया है ना, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में एक वर्ड अप्रोक्स, APP अप्रोक्स। बस इतना ही करके आपको काम चलाना है एग्जाम में भी, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। ये चारों का चारों क्वेश्चन क्या समझ में आया? तो चारों क्वेश्चन अलग था कि नहीं एक दूसरे से? तो हर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन खास करके आपको अच्छे से समझना है। इसमें एक बार फिर से समझा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें ध्यान रखना है, दिया हुआ था हमारे पास लेंथ, तो ये 48 तो ये भी 48, उसके बाद इसका डायगोनल दिया हुआ कितना 58, तो हमने डायगोनल को 58 खींचा, तो इस हिसाब से हमको यहाँ पे दिख रहा है कि अच्छा लेंथ दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना एंगल होता है 90। तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इस तरीके से हमने ब्रेथ को निकाला, है ना। तो यहाँ पे देख लो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² + b²। h का मतलब हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कौन होता है 90 के बस सामने वाला, तो ये हमारा 58 हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, लेकिन क्या बेस था हमारे पास, हाँ था बेस 48, तो हमने 48 लगा दिया। इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे आए। ध्यान रखना है, स्क्वायर जब इक्वल टू के इधर या उधर जाता है तो किसमें बदल जाता है, रूट में बदल जाता है, और स्क्वायर रूट हम लोग इसका निकाले कितना 32। कई बार इसका एग्जैक्ट भी आ जाएगा, लेकिन कई बार एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो फिर आपका पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट को आप छोड़ देना, आगे वर्ड लिख देना क्या अप्रॉक्स। उसके बाद हमारा लेंथ पहले से था हमारे पास, ब्रेथ हमने निकाले 32 के आसपास, लेंथ और ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई किया, इतना आगे हमारा एरिया लगभग अप्रॉक्स। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए एक बार अपने कॉपी में। और आज हमने खत्म किया है रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, कल हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को, स्क्वायर से, ठीक है ना। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत रहेगा तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में समझा था, तो रेक्टेंगल का तो हो गया, कल हम लोग समझ लेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के ऊपर उतना ज्यादा सवाल नहीं आता है, तो हम लोग उसको बहुत कम भी करके काम चला सकते हैं, तो कल हम लोग उसको करेंगे। तो तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।